नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प क्लिनिकल साइन के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा साइन जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन असल में ये हमारे ब्रेन के मोटर पाथवे के बारे में बड़े गहरे राज खोल सकता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक हाथ की पकड़ से हम दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच के कनेक्शन को समझ सकते हैं। जरा सोचिए, आप एक हाथ से कोई काम कर रहे हैं और आपका दूसरा हाथ बिना आपकी मर्जी के बिल्कुल आईने की तरह उसी हरकत को कॉपी करने लगे। ये कोई आदत नहीं है, बल्कि एक असली न्यूरोलॉजिकल घटना है जिसे कहते हैं मिरर मूवमेंट्स। तो चलिए इस दिलचस्प क्लिनिकल रहस्य की गहराई में उतरते हैं। अब देखिए, इसे सबसे अच्छे से समझने के लिए हम एक क्लिनिकल केस से शुरू करते हैं। ये केस काल्पनिक है, पर बिल्कुल असली जैसा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि असल में एक डॉक्टर इस कंडीशन को कैसे देखता और समझता है। तो हमारे सामने है श्रीमान चेन, 68 साल के हैं और अपने रूटीन फॉलोअप के लिए क्लिनिक आए हैं। उनकी मेडिकल हिस्ट्री में जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि करीब 1 महीने पहले उन्हें एक इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ था। इस स्ट्रोक ने उनके दिमाग के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर असर डाला, और जैसा कि हम जानते हैं, दिमाग का बायां हिस्सा शरीर के दाएं हिस्से को कंट्रोल करता है। तो जाहिर है इस स्ट्रोक से उनके शरीर के दाहिने हिस्से में कमजोरी आ गई। तो आज वो अपनी दाईं तरफ की इसी कमजोरी के फॉलोअप के लिए आए हैं, जिसे हम मेडिकल भाषा में हेमीपैरेसिस कहते हैं। वो अपनी धीमी रिकवरी को लेकर थोड़े परेशान भी हैं। जांच के दौरान डॉक्टर एक बहुत ही सिंपल टेस्ट करते हैं। वो अपनी उंगलियां श्रीमान चेन के दोनों हाथों में रखते हैं और उनसे कहते हैं कि वो सिर्फ अपने बाएं हाथ से, जो कि ठीक है, जोर से मुट्ठी भींचें। और बस इसी वक्त वो आहा मोमेंट आता है। जैसे ही श्रीमान चेन अपने बाएं हाथ से पकड़ बनाते हैं, डॉक्टर को उनके दाएं यानी कमजोर हाथ में भी एक हल्की सी अनचाही पकड़ महसूस होती है। ये एक क्लासिक मिरर मूवमेंट है। तो श्रीमान चेन के साथ जो हुआ, उसके पीछे की न्यूरोलॉजी क्या है? चलिए अब इस साइन को जरा मेडिकल नजरिए से समझते हैं और जानते हैं कि दिमाग में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये होता है। परिभाषा के हिसाब से देखें तो मिरर मूवमेंट्स एक हाथ की वो अनचाही हरकतें हैं जो दूसरे हाथ की जानबूझकर की गई हरकतों को आईने की तरह कॉपी करती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल साइन है, कोई आदत या मनोवैज्ञानिक समस्या बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल ये है कि दिमाग का ये कंट्रोल सिस्टम फेल क्यों हो जाता है? भाई, इसका जवाब हमारे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स और 2 हेमिस्फीयर्स के बीच के जटिल नेटवर्क में छिपा है। आमतौर पर होता यह है कि हमारे ब्रेन के लेफ्ट मोटर कॉर्टेक्स से निकलने वाले करीब 85% नर्व फाइबर्स मेडुला में जाकर क्रॉस करते हैं और शरीर के दाहिने हिस्से को कंट्रोल करते हैं। जैसा आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये क्रॉस कंट्रोल हमें एक तरफ की सटीक मूवमेंट करने देता है। इस दौरान दिमाग का दूसरा हिस्सा शांत रहता है। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिए। स्ट्रोक के बाद, जैसे श्रीमान चेन के केस में हुआ, दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो जाता है। अब जब उनका सही वाला हेमिस्फीयर यानी दायां हेमिस्फीयर, जो बाएं हाथ को कंट्रोल करता है, वो कोई कमांड भेजता है, तो जो नॉर्मल रोकने वाले सिग्नल्स होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। ये सिग्नल आमतौर पर दूसरे हेमिस्फीयर को शांत रखते हैं। नतीजा, मोटर कमांड डैमेज हुए बाएं हेमिस्फीयर में भी स्पिल ओवर कर जाता है और अनजाने में दाएं हाथ को भी एक्टिवेट कर देता है। हमने स्ट्रोक की बात तो कर ली, लेकिन मिरर मूवमेंट्स कई अलग अलग बीमारियों या स्थितियों का संकेत हो सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये कब नॉर्मल है और कब किसी गड़बड़ी का लक्षण। जैसा कि आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, इसके कई कारण हैं। छोटे बच्चों में ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि उनके नर्व पाथवे अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते। पार्किंसंस रोग में डोपामाइन की कमी से मोटर कंट्रोल बिगड़ जाता है। कुछ सिंड्रोम जैसे कॉर्पस कैलोसम का एजेनेसिस, जिसमें दिमाग के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला पुल ही नहीं होता, उनमें तो मिरर मूवमेंट्स होना स्वाभाविक है। और कैलमैन या क्लिपेल-फेल जैसे सिंड्रोम में भी ये देखा जा सकता है। चलिए आप कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी बात है, इसे याद रखिएगा। स्ट्रोक के मरीजों में जब वो अपने कमज़ोर हाथ को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उनका जो ठीक वाला हाथ है वो मिरर मूवमेंट दिखाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डैमेज हुए दिमाग को कमज़ोर हाथ को हिलाने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। ये ज़बरदस्त कोशिश दूसरे यानी स्वस्थ हेमिस्फेयर में फैल जाती है, जिससे ठीक वाले हाथ में भी अनचाही हरकत होने लगती है। अच्छा, अब जब हम बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ छोटे छोटे मामलों के जरिए अपनी समझ को परखते हैं। पहला केस,
एक 4 साल का बच्चा है, जब वो एक हाथ से कोई खिलौना उठाता है तो उसका दूसरा हाथ भी वैसी ही हरकत करता है। क्या ये कोई चिंता की बात है? बिल्कुल नहीं। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ये पूरी तरह से नॉर्मल है। उनके नर्वस सिस्टम के रास्ते अभी तक पूरी तरह से पके नहीं होते। मतलब कि मोटर सिग्नल को एक तरफ रोकने की क्षमता अभी भी डेवलप हो रही होती है। दूसरा केस, एक मरीज है जिसे पार्किंसंस की बीमारी है और उसमें भी मिरर मूवमेंट्स दिख रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए, पार्किंसंस रोग में बेसल गैंग्लिया में गड़बड़ी होती है, क्योंकि डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन्स खत्म होने लगते हैं। ये बेसल गैंग्लिया हमारे मोटर कॉर्टेक्स पर एक तरह का ब्रेक लगाकर रखते हैं, जिससे फालतू की मूवमेंट्स नहीं होती। जब ये ब्रेक वाला सिस्टम कमजोर हो जाता है तो मोटर सिग्नल ओवरफ्लो कर सकते हैं और मिरर मूवमेंट्स जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। और ये रहा आखिरी केस। एक व्यक्ति है जिसे बचपन से ही मिरर मूवमेंट्स हैं और ये उसकी फैमिली में भी है। वो जानना चाहता है कि क्या इसका कोई इलाज है। आमतौर पर अगर ये मूवमेंट्स किसी की रोजमर्रा की जिंदगी में कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहे हैं तो इलाज की कोई जरूरत नहीं होती। इसे बस एक न्यूरोलॉजिकल वेरिएशन माना जाता है जो नुकसानदेह नहीं है। हाँ, कुछ मामलों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी से थोड़ी मदद मिल सकती है। चलिए इस टेबल के साथ सब कुछ फटाफट दोहरा लेते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल मिरर मूवमेंट्स हैं वो बच्चों में एक डेवलपमेंटल स्टेज है और चिंता की बात नहीं है जब तक कि वो बड़े होने तक ना रहें। दूसरी तरफ पैथोलॉजिकल मिरर मूवमेंट्स हमेशा किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम का संकेत होते हैं और इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। और आखिर में एक बात सोचने वाली है, मिरर मूवमेंट सिर्फ एक क्लिनिकल साइन नहीं है, ये हमारे दिमाग के अविश्वसनीय रूप से जटिल नेटवर्क को समझने की एक खिड़की है। ये अनजाने इशारे हमें उस खामोश, लगातार चलने वाली बातचीत की एक झलक देते हैं जो हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच होती रहती है और हमें याद दिलाती है कि सेहत हो या बीमारी, दिमाग का कोई भी हिस्सा असल में कभी अकेले काम नहीं करता।